हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम में सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परमेय क्या है, अपरमेय क्या है। जिस भी व्यक्ति को संख्याओं में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट रहता है, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट है वो आपके डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे। सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे, दशमलव के बारे में भी बताएंगे, आपका शान दशमलव, आसान दशमलव, रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, वो सब बताएंगे। ठीक है, परमेय संख्या, परमेय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, जितनी भी संख्याएं वो सभी संख्याओं के बारे में आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर इसमें से जाएंगे। जो जानते हैं वो भी सीख के जाएंगे, जो नहीं जानते वो अच्छे से पूरे वीडियो देखिएगा और पूरा अंत तक आप अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ें की क्या होती है संख्या, संख्या के बारे में बताएंगे, संख्यांक बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, चलिए, अगर हम पहले बात करें कि अंक क्या होता है, तो अंक को अगर हम बताते हैं कि यानी कि डिजिट, चलिए देखिएगा। अगर हम कहें कि अंक क्या होता है, अंक यानी कि डिजिट, डिजिट। देखिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, देखिए किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये जो है ये 10 संकेत हैं। इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। ये 10 संकेत को हम क्या कहते हैं? इन 10 संकेत, इन 10 संकेतों, इन 10 संकेतों की यह पद्धति, यह पद्धति, यह पद्धति दशामिक पद्धति, दशामिक पद्धति, दशामिक पद्धति कहलाती है। देखिएगा, ये जो 10 संकेत हैं इन्हें हम दशामिक पद्धति भी कहते हैं। और इन दशामिक पद्धति में क्या आते हैं? सार्थक अंक आते हैं, असार्थक अंक आते हैं। हमने बताया कि अंक क्या है? डिजिट। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो संकेत क्या है? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक 10 संकेतों की यह पद्धति हम दशामिक पद्धति कहते हैं। अब बताते हैं इसी में कि सार्थक अंक क्या है और असार्थक अंक क्या है। देखिएगा, सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होते हैं? तो सार्थक अंक आपके 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। असार्थक अंक क्या होते हैं? असार्थक अंक, असार्थक अंक, तो असार्थक अंक हम शून्य को मानते हैं, 0। जो शून्य है उसे हम असार्थक अंक कहते हैं। हमने अंकों के बारे में बता दिया कि अंक किसे कहते हैं, तो 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक अंकों का हम प्रयोग करते हैं तभी कोई भी संख्या लिख पाते हैं। इस 10 संकेतों की पद्धति को हम दशामिक पद्धति कहते हैं। और फिर दशामिक पद्धति में अगर हमने कहा कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक 1 से 9 तक होते हैं। असार्थक अंक क्या होते हैं? असार्थक अंक शून्य को माना गया, क्या? 0 को। अब हम आपको बताते हैं संख्यांक यानी कि न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स किसे कहते हैं? संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को संख्यांक कहते हैं। अगर हम बात करें, इसको इरेज कर दें। अगर हमने कहा कि संख्यांक किसे कहते हैं, ये संख्यांक, न्यूमेरल्स, संख्या को, किसी संख्या को व्यक्त करने वाले, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। किसी भी संख्या के समूह को जो व्यक्त करते हैं वो क्या कहते हैं? वो संख्यांक कहते हैं। अगर हमने लिखा, कोई भी समूह लिख दिया, अगर हमने ये एक समूह है, इसे क्या कह देंगे? इसे हम संख्यांक कहते हैं यानी कि न्यूमेरल्स। और ये अंकों का एक समूह है। इसको हम जब काउंट करते हैं तो दाएं से बाएं की ओर काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम दाएं से बाएं की ओर काउंट करते हैं। अगर हमने कहा ये दाएं, अगर हम काउंट करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये इकाई होगा। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये क्या होगा? तो ये, इसे हम क्या कहेंगे? इसे इकाई का अंक कहेंगे, ये इकाई। फिर क्या होगा? ये दहाई। फिर क्या होगा? ये सैकड़ा। फिर ये हजार।
10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर इसी के आगे 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर उसी के आगे नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। इस ऐसे हम चलते जाएंगे तो वो जो पूरे समूह होंगे वो क्या होंगे, वो संख्याएं यानी न्यूमरल्स कहेंगे। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम आते हैं संख्याओं में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान क्या होगा, तो संख्या में अंकों का मान अगर हम बात करें तो देखिएगा वो क्या होते हैं, संख्या में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट इज नंबर, क्या होगा ये वैल्यू ऑफ डिजिट नंबर। इसमें क्या संख्या में अंकों का मान, क्या इसमें दो कैटेगरी यानी कि दो पार्ट में बटे हैं, क्या है तो वो एक है जातीय मान, एक है जातीय मान जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मान। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ये होता है जातीय मान। जातीय मान होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि जातीय मान क्या है। देखिएगा, जातीय मान वह मान होता है जो किसी भी संख्या का अपना खुद का मान होता है। वो कहीं पर भी कोई भी स्थान पर होती है, वो संख्या क्या होती है, वो जातीय मान। अभी हम आपको बताते हैं जातीय मान। अगर हमने लिख दिया, अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं, अब इसमें हम किसी का भी जातीय मान अगर पूछते हैं, अगर हमने कहा किसी का भी जातीय मान अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिएगा। अगर हम कह दें कि अगर हम कहते हैं कि दो का जातीय मान क्या है, दो का अगर हमने जातीय मान कहा तो दो का जातीय मान दो होगा, ध्यान रखिएगा। उसका अपना ही खुद का मान ही जातीय मान कहलाता है। अगर हमने कहा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 होगा। अगर हमने 6 का जातीय मान कहा यानी फेस वैल्यू, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का अगर हमने जातीय मान कहा तो 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, और 8 का अगर हमने जातीय मान कहा तो 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जातीय मान क्या है। जातीय मान वह मान होता है जो कोई भी संख्या किसी भी स्थान पर उसका अपना ही मान होता है, वो जातीय मान। अगर हमने बताया जैसे कि 5 का जातीय मान 5 होगा, वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर है, कोई भी संख्या की बात हो रही है कि अगर हमने 2 का जातीय मान कहा तो 2 होगा, 4 का जातीय मान 4, वो अपना ही उसका अपना खुद का मान ही जातीय मान कहलाता है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब दूसरा क्या आता है, अब दूसरे अंक की बात करें, अगर हम कहते हैं स्थानीय मान। ये क्या है, स्थानीय मान। इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिएगा। प्लेस वैल्यू अगर हम किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू अगर हम बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा ये प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कह दें कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप संख्या को काउंट करेंगे तो किधर से, तो दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, दाएं से बाएं की ओर काउंट करेंगे। अगर हमने 3 का अगर हमने स्थानीय मान कहा तो 3 को आपको ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद देखना है कि 3 के दाएं साइड पर कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, यानी कि 3 के बाद कितने डिजिट लिखे हैं, तो 1 डिजिट, उतने आपको 0 लिख देना है। ये क्या है, ये आपका आया है स्थानीय मान। क्या कौन सा मान आया है, ये स्थानीय मान। अगर हमने कहा कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान 30 है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि किस स्थान पर यहाँ पर लिखा है ये 3 का स्थानीय मान हमने 3 कहा, फिर इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 0 आपको लिख देना है। अगर हमने कहा कि 7 का स्थानीय मान बताना है आपको, 7 लिखना है, 7 के बाद कितने 0, 2 0, 1 और 1 2, क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 6 का स्थानीय मान बता दीजिए, नहीं प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 को आपको ऐसे लिख देना, 6 के बाद कितने अंक, जितने डिजिट या जितने अंक लिखे हैं उतने 0, 1 2 3, 3 0 बढ़ा देना, 1 2 और ये 3। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6000। अगर हमने 8 का स्थानीय मान पूछा तो आपको ऐसे 8 लिख देना, 8 के बाद जितने अंक 1 2 3 4, उतने 0 बढ़ा देना, 1 2 3 और ये 4। ये होते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी भी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो उसके स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसकी स्थिति के अनुसार। अगर हमने कहा 8 का स्थानीय मान तो यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ पर हमने कहा 6 का स्थानीय मान तो 6 लिखना है। उसके बाद जितने अंक हैं किधर, 6 के दाएं साइड पर जितने अंक लिखे हैं, इसके बाद जितने अंक लिखे हैं उतने 0 बढ़ा देना है। यहाँ पर हमने 3 लिखा, 3 के बाद 1 अंक लिखा है, 3 के बाद हमने 1 0 बढ़ा दिया, अब 1 0 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 30 हो गया। 7 का अगर हमने स्थानीय मान कहा तो 7 को आपको ऐसे लिखना है, 7 के बाद जितने अंक लिखे उतने 0, 1 और 1 2, 2 0 हो गए। चलिए, ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। केवल इतना अंतर है कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान
उस संख्या का वह मान जो उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। किसी संख्या का स्थानीय मान जानना है, उस अंक को लिखना, उसके बाद जितने डिजिट है बस उतने जीरो बढ़ा देना, ये स्थानीय मान। जातीय मान बस इतना है कि जातीय मान किसी अंक का जातीय मान आपको बताना है तो उसी अंक का यानी वही खुद का मान ही आपका क्या होता है, वो जातीय मान होता है। अब हम आते हैं किस पर, प्रकार संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। अगर हम देखते हैं, पहला जो है वो काल्पनिक संख्या, दूसरी जो है वास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। काल्पनिक संख्या क्या है, तो काल्पनिक संख्या में अगर हम कह दें, काल्पनिक संख्या वही संख्या जिनका वर्ग करने पर माइनस में आंसर आता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि √-2 √-3, ये संख्याएं कैसी संख्याएं, ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, ये आयोटा। यानी कि हम अगर बात करें काल्पनिक संख्या की कौन सी संख्या है, तो वे संख्या जिनका वर्ग मान यानी वर्ग करने पर मान जो है वो माइनस में आता है, वो होती है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। देखिए इन संख्याओं को आपको नहीं पढ़ना है अर्थमेटिक में, यानी कि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो संख्या पढ़नी है वो आपको पढ़ना है क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर, ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या। किसमें, यानी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, किनमें, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम बात करें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। वे कैसी संख्या में, परमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे परमेय संख्या जहां P व Q दोनों पूर्णांक, जहां P व Q दोनों पूर्णांक होते हैं, यानी P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, और Q कभी भी बराबर जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये Q कोई बटे में अगर हम संख्या लिखते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो उसका मान हम नहीं निकाल सकते, अनंत तक चलता चला जाएगा। हमने बताया कि परमेय संख्या कैसी संख्या है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P व Q दोनों क्या है, वो पूर्णांक होते हैं, Q कभी बराबर जीरो नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है, अगर हम संख्या की बात करें कि परमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, अगर हम बात करते हैं 3/5 ये परमेय संख्या है, 7/9 ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है, 5/6 ये कैसी संख्या, ये परमेय संख्या है, 3/4 ये कैसी संख्या, ये परमेय संख्या है, √25 की बात करें ये कैसी संख्या, ये भी परमेय संख्या है, √36 की बात करें ये कैसी संख्या, ये भी परमेय संख्या है। ये सारी जो संख्या है वो परमेय संख्या होती है। देखिए परमेय संख्या क्या है, जिसका मान हम निकालेंगे वो पूर्ण रूप से निकालेंगे, पूरा मान निकल जाए। अगर हम कहें कि दशमलव के बाद भी हम जिसका मान बता सकते हैं, यानी कि अगर दशमलव के बाद बार बार कोई संख्या आती है तो उस पर हम बार लगा सकते हैं, हमें पता है कि हाँ ये बार बार संख्या आ रही है। लेकिन वे संख्या जिसका दशमलव के बाद अलग अलग नंबर और उसका वो अनंत तक हम करते चले जाएंगे तो चलता चला जाएगा, उसका एग्जैक्ट मान हम जो है निकाल नहीं सकते, वो किस में आएगा, वो अपरमेय संख्या में आएगा। इन सभी का मान जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अपरमेय कैसी संख्या होती है, चलिए अपरमेय संख्या की बात करें। अभी इन सभी को बताएंगे कि कैसी कैसी संख्या, ये किन किस संख्या में जाएंगे, यानी कि दशमलव के रूप में भी अभी हम बताएंगे। अगर अपरमेय संख्या की बात करें, चलिए अपरमेय संख्या की बात करें, अगर हम कहते हैं अपरमेय संख्या कैसी संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। इससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता। वह कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, जहां P व Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं,
और Q कभी भी बराबर जीरो के नहीं होगा। जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बराबर जीरो नहीं होगा। कौन? ये Q। ये किसमें? यहाँ पर आपका अपर में और परमे में, दोनों में। यहाँ पे हमने बताया कि वे संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ Q व P यानी P व Q दोनों पूर्णांक होते हैं। Q बराबर कभी जीरो नहीं होता। परमेय संख्या में कैसी कैसी संख्या आती है? 3/5, 7/9, 5/6, 3/4, √25 और √36, जिसका हम मान पूरा पूरा निकाल सकते हैं या फिर दशमलव के बाद भी निकल जाए, लेकिन उसका हमें पता हो कि इसके बाद कौन सी संख्या है, उसका मान हम चाहे निकाल सकते हैं पूरा। वह कैसी संख्या? वो परमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्या यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। वो कैसी संख्या? वो अपरमेय यानी कि पूर्ण रूप से उसका वर्ग नहीं निकलेगा। अगर हम अपरमेय संख्या की बात करें तो अपरमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी, चलिए देखते हैं। अपरमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अपरमेय संख्या में आपकी आ जाएंगी, क्या? √2 का मान आप निकालेंगे तो √2 का मान दशमलव के बाद निकलता चला जाएगा। अंत नहीं होगा उसका, बता नहीं सकते कि कहाँ पर ये संख्या रुक जाएगी। ठीक है, वो पूर्ण रूप से यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, वो कैसी संख्या? वो अपरमेय संख्या। √2 की बात करें, अगर हम √3 कहें तो ये भी अपरमेय संख्या है। अगर हम √5 कहें ये भी अपरमेय संख्या है। अगर हम √7 कहें ये भी अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या में क्या आता है? अपरमेय संख्या में आपका पाई भी आता है। ध्यान रखिएगा, पाई भी आपका अपरमेय संख्या में ही आएगा। पाई का जो मान 22/7 कहा गया कि पाई का मान जो 22/7 है, ये पाई का मान 22/7 वो किस में आता है? वो परमेय संख्या में आता है। ये ध्यान रखिएगा, 22/7 क्या है? वो परमेय संख्या है। अपरमेय क्या है? वो जो पाई है वो पाई अपरमेय संख्या में आती है। ठीक है, ये है परमेय संख्या, ये है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या में जिसका दशमलव के बाद मान जो है वो आएगा, जो निकलता चला जाएगा, आप निकालते चले जाएंगे, उसका अंत नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं कहीं पर। जो रुक जाएगा या जिसका बार बार रिपीटिशन हो, वो किस में आएगा? वो परमेय संख्या में आएगा। दशमलव की बात करें, दशमलव जो हो दशमलव संख्या नहीं, डेसिमल नंबर दशमलव में कौन कौन सी संख्या आती है? अगर हम कहें, एक शांत दशमलव होता है, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है कि अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं और भाग देने पर दशमलव के बाद वो संख्या शांत हो जाती है, कि उसका मान वहीं पर रुक जाएगा, दशमलव के बाद वो पूरा संख्या कट जाएगी, नहीं कहीं ना कहीं पर वो संख्या रुक जाएगी, दशमलव के बाद वो बार बार रिपीट नहीं होगा, उसे कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव में कौन कौन सी संख्या आएगी? अगर हम कहें तो यहाँ पर 3/5 शांत दशमलव। अगर हम कहें कि अगर शांत दशमलव हम कहें तो 3/4, और कौन सी संख्या आ जाएगी? 1/5, ये भी आपका शांत दशमलव है। और कौन सी संख्या आ जाएगी? और अगर हम बात करें तो 6/5, ये भी आपका शांत दशमलव है। ये सभी संख्याएं जो होंगी वो शांत दशमलव को देखिएगा। अगर हम 3/5 की बात करें, 3/5 की बात करें, अब ये शांत दशमलव का मान कैसे पता करेंगे कि ये शांत दशमलव है? क्या करेंगे? पहले दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अगर हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार में जाएगा? 5 6 30, 3 6 बार में जाएगा। नहीं, दशमलव के बाद ये अब शांत हो गया, रुक गया, इसे ही हम कहते हैं शांत दशमलव। अगर हम बात करें 3/4, क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार में जाएगा? 4 7 28, 7 बार में जाएगा। 4 7 28, कितना बचा? 2 बचा तो कितना? 4 5 20, 4 5 20, दशमलव के बाद क्या हो गया? रुक गया, दशमलव के बाद रुक गया, शांत हो गया, नहीं यही है शांत दशमलव। अगर हम 1/5 की बात करें, क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 दूनी 10, तो ये क्या हुआ? या रुक गया, नहीं शांत हो गया। जो दशमलव के बाद दो संख्या रुक जाएंगी, वे सभी संख्याएं हो जाएंगी क्या? शांत दशमलव। अगर वे संख्याएं नहीं रुक रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वो किस में आ जाएंगी? अशांत आवृत्ति में आ जाएंगी। जिसका बार बार रिपीटेशन होगा, यानी बार बार वही संख्या आएगी, वो किस में आता है? वो आता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। वो किस में आता है? वो अशांत दशमलव में आता है। अशांत दशमलव में कौन कौन सी संख्या आएगी? अगर हम बात करें अशांत दशमलव में अगर हम बात करें तो 1/3, 4/6 और 1/7, और कौन सी संख्या हो सकती है? 7/9। ये सब कैसी संख्या? ये सब अशांत दशमलव, यानी कि अगर हम बात करें अशांत आवृत्ति का मतलब कि ये शांत नहीं होगा, बार बार उसकी आवृत्ति होगी। किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अशांत आवृत्ति का मतलब ये कि ये शांत नहीं होगा, बार बार उसी नंबर की क्या होगी? रिपीटेशन होगा, यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट होगा। अगर हम बात करें 1/3, 1/3 को अगर हम भाग देते हैं, क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे।
दशमलव लगाएंगे तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। देखिएगा अभी बार बार वही वही नंबर आएगा, जो बार बार रिपीट हो तो उससे हम किस में करेंगे, वो आशांत आवृत्ति में आएगा। और आशांत आवृत्ति में क्या, कौन सी संख्या आएगी जिसमें बार बार वही संख्या रिपीट होगी, चाहे एक ही अंक पे रिपीट हो, चाहे वो 3 अंक पे रिपीट हो, चाहे वो 4 अंक पे रिपीट हो, जो बार बार रिपीट होगा वो आएगा आशांत आवृत्ति में। आशांत आवृत्ति में अगर हम कहते हैं तो यहाँ हमने दशमलव लगाया या जीरो बढ़ाया, कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना बचा, 1 बचा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर कितना बचा, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और ये चलता ही चला जाएगा, इसका अंत नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि 3 3 3 ही बार बार आएगा। और जब कोई संख्या रिपीटेशन होती है यानी बार बार रिपीट होता है तो इसको रोकने के लिए हम उसी अंक पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये बार बार आ रहा है और ये बार बार ही 3 है और हम बार लगा दिए तो ये रुक गया, इसका मतलब हमें पता है कि ये बार बार यही संख्या आएगी। अब ये बार बार यही संख्या आएगी, अब बार बार ये संख्या आई तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर हमने इस पे बार लगा दिया, अब बार लगाएंगे, अब देखिएगा ये इसी तरह बनाना है आपको, जितने अंक पे बार लगा है उतने बटे में 9 लिख दीजिए। अगर आपको बार हटाना है तो यहाँ पर आप 3 लिखते हैं, जितने अंक पे बार लगा था उतने आपने 9 लिख दिया, ये 9 लिख दिया। फिर आप इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि 1/3 फिर वही आ गया। फिर इसको आप करेंगे तो फिर इसी नंबर में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें किसकी, यानी कि 4/6 की बात करें, अगर हम 4/6 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36, 6 बार में जाएगा। देखिए 6 छंग 36 6 बार में गया, कितना बचा, 4 बचा, फिर वो 40, 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36 और 6 6 6 6 बार बार आता चला जाएगा। यानी कि आपको ये समझ में आया होगा कि अशांत आवृत्ति वे संख्याएं हैं जिनको अगर हम भाग देंगे तो वो संख्या बार बार वही संख्या रिपीट होगी, किसमें, दशमलव के बाद। और दशमलव के बाद अगर वो संख्या रिपीट होगी तो वो किसमें आएगी, वो आशांत आवृत्ति में आएगी। आप इसको भी भाग देंगे तब भी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। अब हम बात करते हैं अशांत अनावृत्ति। अब हम बात करते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति कौन सी संख्या है, अशांत अनावृत्ति वे संख्याएं हैं, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें, कोई ऐसी संख्या जिसको हम भाग दें जिसका दशमलव के बाद अलग अलग मान आता चला जाए, यानी कि वो बार बार रिपीट भी ना हो और ना ही वो दशमलव के बाद वो संख्या रुक रही है, उसका अनंत तक हम करते चले जाएंगे और आगे वो नंबर आता चला जाएगा और नंबर चेंज होता रहेगा, हर बार में नंबर जो है चेंज होता चला जाएगा। जैसे अगर हम पाई की ही बात करें और पाई का जब मान निकालेंगे और पाई का मान निकालेंगे तो अलग अलग नंबर आता चला जाएगा। अगर हम कहें कि पाई का जो मान होता है वो 3.145 9 2 6 5 ये पाई का मान होता है। अब ये पाई किसमें, अशांत अनावृत्ति। लेकिन अशांत अनावृत्ति जो संख्या वो किसमें आती है, वो ध्यान रखिएगा, वो अपरमेय में आती है। किसमें आती है, अपरमेय में। पाई का मान 3.1419265, यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा मान लिखते हैं जिसका अलग अलग नंबर दशमलव के बाद अलग अलग नंबर आता चला जाएगा, यानी कि वो रिपीट भी नहीं होगा ना ही वो शांत होगा दशमलव के बाद, जिसका हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद अब यही आएगा, इसका मान निकालेंगे तो वो मान निकलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा उसका अनंत तक, ठीक है। और अलग अलग हर बार ही नंबर होगा, कोई रिपीट नहीं होगा, उसमें वो किसमें आएगा, वो अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति ये है अपरमेय संख्या, ये ध्यान रखिएगा कि ये है अपरमेय संख्या। अशांत अनावृत्ति में जितने भी नंबर आएंगे वो कौन से नंबर होंगे, वो अपरमेय संख्या होगी, यानी किसमें जाएगी, वो अपरमेय संख्या। बाकी आपका अशांत आवृत्ति और शांत दशमलव ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे परमेय संख्या में। अब हम बात करते हैं नंबर्स की, नहीं अपने अलग अलग नंबर, यानी कि अगर हम बात करें प्रकृत संख्या या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उन सभी संख्याओं की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, किसी भी वस्तु को गिना जाए, कहां से गिनते हैं, एक से गिनते हैं। कोई भी चीज अगर हम आपको गिनने को कहते हैं, ये नहीं कहेंगे जीरो, एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, वो कैसी संख्या होती है, वो प्राकृत संख्या। क्या है, नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट है, ये नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम चलते जाएंगे और वो कैसी संख्या होंगी, ये सभी संख्या प्राकृत संख्या। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती है। कैसी, ये प्राकृत संख्या। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा कि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्याएं, एक चीज आपको लिख दें यहाँ पर कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं।
सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। ध्यान रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। कौन सी प्राकृतिक संख्या? अब बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वो संख्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, जीरो को, तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, यानी कि होल नंबर। ये जीरो से 0 1 2 3 ये 4 5 6 ऐसे हम चलते जाएंगे और ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और ये कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। अगर हम कह दें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है? वो 0 है। तो कहाँ से शुरू होती है? वो 0 से शुरू होती है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। अब बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याओं में जब शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, शून्य भी शामिल हो यानी 0 भी शामिल हो किसमें? पूर्ण संख्या में। और क्या? ऋणात्मक संख्या माइनस में भी संख्या लिखी हो, वो कैसी संख्या होगी? वो पूर्णांक संख्या। अगर हमने लिखा यहाँ पे ये 0, ध्यान रखिएगा ये 0 भी किसमें शामिल है? पूर्णांक संख्या में। और वैसे भी 0 क्या है? ये 0 सबसे छोटे क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन 0 और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 से हम आगे जाएंगे, 1 तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। 0 से आगे जाएंगे तो ये हो जाएंगी धनात्मक संख्या। ठीक है, ये हो जाएंगी धनात्मक संख्या। यहां से हम माइनस में जाएंगे तो ये हो जाएंगी ऋणात्मक संख्या 1, फिर उसके बाद ये 2, फिर माइनस यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ये तो पूर्ण संख्या के यानी कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं? वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, शून्य को भी उसमें शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस में भी जाएंगे। हमने कहा -2, फिर हमने कहा -3, फिर हमने कहा -4, फिर हमने कहा -5, और ये माइनस 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 चलते चले जाएंगे, माइनस में चलती चली जाएंगे। संख्या भी उसका कोई अंत नहीं, यानी कि अनंत है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलते चला जाएंगे और माइनस में संख्या चलती चली जाएगी। वो कैसी संख्या किसमें आएंगी? वो पूर्णांक संख्या है। ध्यान रखिए, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या होती है। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या, यानी कि माइनस में भी संख्या है और प्लस में संख्या। ये ध्यान रखिए कि 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक संख्या। ये ध्यान रखिए, 0 जो शून्य है वो ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक है। क्यों? क्योंकि जो धनात्मक संख्या है वो 1 से शुरू होती है और ऋणात्मक संख्या भी -1 से शुरू होती है। धनात्मक +1 से और ऋणात्मक -1 से। तो 0 जो है वो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक। अगर हम कहेंगे कि 0 कैसी संख्या है तो वो पूर्ण संख्या और क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब अगले नंबर पर आते हैं, सम संख्याओं पर आते हैं। अब हम आते हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या है? इवन नंबर। सम संख्या वे संख्याएं जिन्हें 2 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, यानी 2 से पूरी संख्याएं कट जाए, वो कैसी संख्या होती है? वो सम संख्या होती है। सम संख्या कैसी संख्या? जो 2 से पूरी कट जाए। कोई भी संख्या लिखिए, अगर वो 2 से पूरी कट जा रही है तो वो कैसी संख्या? वो सम संख्या है। सम संख्या क्या? देखिएगा, 2 से पूरी कट जाए। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या के इकाई-अंक क्या क्या हो सकता है? सम संख्या के इकाई-अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। ये सभी इकाई के स्थान पर रहेंगे। सम संख्या में इकाई-अंक क्या हो सकता है? 2 0 2 4 6 8। ये सभी सारी सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर। सम संख्या हमने बताया जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी वो कैसी संख्या होगी? वो सम संख्या होगी। लिख दें, या लिखने का टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। हमने बता दिया कि 2 से जो सारी संख्या कट जाए, कोई भी संख्या का 2 से कट जाए, पूरी शेष कुछ भी ना बचे, वो कैसी संख्या होंगी? वो सम संख्या होंगी। अब विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या नहीं ओड नंबर। और नंबर जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो कैसी संख्या होगी? वो विषम संख्या। विषम संख्या के इकाई का अंक क्या हो सकता है? विषम संख्या के इकाई का अंक 1 3 5 7 9। ये सारी विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगे, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, वो कैसी संख्या है? वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर। उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 3 5 7 9। ये सारी कैसी संख्याएं? ये सारी विषम संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या कैसी, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और
खुद से यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे यानी किसी और से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं, वो कैसी संख्या में होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटती है, वो कैसी संख्या है? वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी से नहीं कटती। ध्यान रखिएगा, ये संख्या किसी से नहीं कटती। कभी कभी कोई लोग जो है वो बता देते हैं कि 9 भी, यानी कि किसी बच्चे से अगर पूछा था, कभी कभी ये जान नहीं पाते हैं तो 9 अभाज्य संख्या बता देते हैं। ध्यान रखिए कि 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाएगी। ये कैसी संख्या? ये विषम संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटनी चाहिए, स्वयं और एक के अलावा। वो सारी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या। केवल 2, यहां पर नोट में अगर हम लिख दें कि 2 ऐसी सम संख्या है, दो ऐसी सम संख्या है जो दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। दो अभाज्य है, यानी दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ध्यान रखिएगा कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। जो 2 है, अगर हम कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 कैसी सम संख्या? 2 जो है वो सम संख्या भी है। अगर सम संख्या की बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। और अभाज्य संख्या वही संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं और एक के अलावा। अगला नंबर देखते हैं, नहीं कि अगला जो है वो कौन सी संख्या आएगी। तो अगला जो है देखते हैं, अब अभाज्य है तो उसके बाद भाज्य होना चाहिए। ठीक है, भाज्य ही है। अभाज्य के बाद फिर भाज्य संख्या पढ़ेंगे, फिर सहअभाज्य। देखिएगा, अब आते हैं भाज्य कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या संख्या होती है? वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा एक और गुणनखंड हो। ठीक है, वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा एक और कम से कम गुणनखंड हो, वो क्या होती है? वो भाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या को हटा दे, जो बाकी बची है, वो क्या है? वो भाज्य संख्या। जो किसी से भी कट जाए, वो कैसी संख्या? वो भाज्य संख्या। यानी कि अगर हम भाज्य संख्याओं को हटा दे तो बाकी जो बचे नंबर वो भाज्य संख्या आ रहा। भाज्य संख्या में कौन कौन से नंबर आएंगे? अगर हम कहते हैं कि 4, 12, 16 और ये 21, ये कैसी संख्या है? तो ये संख्या है वो भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्या जो भी किसी भी संख्या से कट जाए, अभाज्य संख्याओं को हटाने के बाद जो बची हुई संख्या वो भाज्य संख्या। देखिए, ये 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 3 से कट जाएंगे। जो अभाज्य संख्याओं को हटा दीजिए, बाकी जो बची वो भाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या की बात करें, अगर सहअभाज्य संख्या की बात करें तो वो सहअभाज्य संख्या क्या है? यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF, ध्यान रखिएगा, जिनका HCF 1 हो। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 संख्या दी हो या 3 संख्या दी हो या फिर 4 संख्या दी हो या फिर 5 संख्या दी हो, उनका HCF 1 होना चाहिए। उनका HCF 1 होना चाहिए, तो वो कैसी संख्या होंगी? वो संख्या होगी सहअभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? अगर हम कह दें को प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 9, 11 या फिर 16, 21 और 65, ये कैसी संख्या? ये संख्याएं सहअभाज्य है। इन सभी का HCF 1 ही होगा। सहअभाज्य संख्या बिल्कुल सिंपल सा है कि वो 2 या 2 से अधिक संख्या दी हुए तो उनका HCF 1 होना चाहिए। वो संख्या क्या होगी? वो संख्या सहअभाज्य होगी। हमने सभी संख्याओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक चीजें हमने बताई। हमने भाज्य संख्या बताया, क्या भाज्य को हटा दीजिए, जो बाकी बची संख्या है वो हो जाएंगे क्या? भाज्य संख्या जो किसी से भी कट जाए। सहअभाज्य हमने को प्राइम नंबर बताया। को प्राइम नंबर क्या? जिसका HCF क्या हो? एक। कैसी संख्या? 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 संख्या दी हो या 2 से अधिक संख्या दी हो, उनका HCF 1 है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सहअभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। संख्याओं के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा, एक एक। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिवीजन करके एक बार वीडियो रिव्यू
पीछे करके देख लीजिएगा और फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जितने भी क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन या जितने भी टाइप के, वो हम आपको अगली वीडियो लाएंगे और उसमें जो है क्वेश्चन करवाएंगे। इन संख्याओं से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और छोटी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या या फिर सम संख्या, विषम संख्या, में ऐसे जो है संख्या, परमेय संख्या में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे और उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको डिटेल से एक एक बहुत बेसिक से करवाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।